ये बात 1947 की है। कांग्रेस के नेताओं ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू और पटेल जैसे सीनियर लीडर, यहां तक कि महात्मा गांधी भी मौजूद थे और इन सबका मकसद था इंडिया के पार्टीशन को रोकना। इसके लिए अलग अलग नेताओं ने अलग अलग आइडियाज दिए। हालांकि सबको पता था कि मुस्लिम लीग के बाकी नेता भले ही मान जाए, लेकिन जिन्ना नहीं मानेंगे, और जब तक जिन्ना नहीं मानते तब तक पार्टीशन रोकना इम्पॉसिबल था। सबको लगता था कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान बना रहे हैं, इसीलिए यह तय हुआ कि जिन्ना को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की जाएगी। ये ऑफर उन्हें खुद महात्मा गांधी भिजवाएंगे ताकि वो इसे टाल ना पाएं। पार्टीशन पर लिखी अपनी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से कहा कि आप जिन्ना साहब से कहिए कि मैं सत्ता उन्हें ट्रांसफर कर दूंगा, उन्हें प्रधानमंत्री बनने को कहूंगा, बस वो बंटवारे की जिद छोड़ दें। तब माउंटबेटन ने खुश होकर ये बात जिन्ना को बताई, लेकिन जिन्ना ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और साफ कहा कि हिंदुओं के अधीन रहने से बेहतर है कि मैं सब कुछ खो दूं। ये बात वो जिन्ना कह रहे थे जिनके अपने पूर्वज हिंदू थे। जिन्ना के दादा पूंजा गोकुलदास मेघजी ठक्कर काठियावाड़ी हिंदू थे और ये लोग लोहाना ठक्कर कम्युनिटी से आते थे। लेकिन जिन्ना खुद शिया मुस्लिम बन गए और पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने ऐसी जिद मचाई कि कांग्रेस के नेता लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के नेता भी उनसे चिढ़ने लगे। कहते हैं कि उन्होंने 12 सालों तक अपनी टीबी की बीमारी को दुनिया से छिपाए रखा और बीमार होने के बावजूद सूटेड बूटेड होकर पार्टीज और मीटिंग में जाते रहे। जिन्ना पर पाकिस्तान बनाने का इतना जुनून सवार था कि उन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद तक ठुकरा दिया। लेकिन सवाल आता है कि बदले में उन्हें क्या मिला? जिन्ना को मिली मौत। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री कहती है कि पाकिस्तान के अपने नेता और डॉक्टर्स जिन्ना को मौत के करीब ले गए। टीबी होने के बावजूद उन्हें सही से क्योर नहीं किया। बीमारी का पता लगते ही वो जिन्ना की मौत का इंतजार करने लगे और जब वो मर गए तो उन्हें 2-2 बार दफनाया गया। लेकिन सवाल आता है क्यों मोहम्मद अली जिन्ना को 2 बार दफनाया गया? क्यों जिन्ना हिंदू से मुस्लिम बने थे? क्यों उनके बनाए हुए पाकिस्तान में उन्हीं की मौत का इंतजार हो रहा था? और क्यों उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने माना कि पाकिस्तान बनाना उनके भाई की सबसे बड़ी गलती थी? दोस्तों, आज तक आपने मेरी अलग अलग कहानियों में ये सुना होगा कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए नवाबों के साथ क्या हुआ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या हुआ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पोरबंदर, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसी पोरबंदर से 95 किलोमीटर दूर पालेनी मोटी गांव में 25 सितंबर 1876 को मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। अपनी बुक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में भारत के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह बताते हैं कि जिन्ना के दादा पूंजा भाई ठक्कर अपने 3 बेटों वलजी भाई, नत्थू भाई, जेना भाई और एक बेटी मानबाई के साथ पानेली गांव में रहा करते थे। ये लोग लोहाना ठक्कर कम्युनिटी से आते थे और इनका हैंडलूम का बिजनेस था। हालांकि इस बिजनेस में ज्यादा इनकम नहीं थी, इसीलिए पूंजा भाई ने व्यापार बदल दिया। उन्होंने हैंडलूम का काम छोड़कर मछली बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इस वजह से उनके अपने कम्युनिटी के लोग उनसे नाराज हो गए। उन्होंने पूंजा भाई का इतना विरोध किया कि पूंजा भाई को धर्म बदलना पड़ा। वो इस्माइली खोजा मुस्लिम बन गए, जो कि इस्लाम का वो सेक्ट था जिसे मुस्लिमों में सबसे सताई हुई कौम माना जाता था। हालांकि कुछ सालों बाद वो फिर हिंदू बनना चाहते थे, लेकिन तब लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए फैमिली मुस्लिम ही रही और इनमें जेना भाई ठक्कर गुजरात छोड़कर कराची शिफ्ट हो गए। जेना भाई ने कराची में अपना बिजनेस सेटल किया और उसे एक्सपेंड करने के लिए अपने बेटे महमद को लंदन भेजा। लेकिन यंग महमद का बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स में था और इसीलिए उन्होंने बिजनेस छोड़कर बैरिस्टर बनने के लिए स्टडी शुरू कर दी। इंग्लिश कल्चर से इन्फ्लुएंस महमद यानी कि मोहम्मद अली ने अपने नाम के पीछे लगे अपने पिता जेना भाई के नाम को फोल्ड करके जिन्ना बना लिया और इस तरह से वो बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। कहते हैं कि जब जिन्ना लंदन जा रहे थे तब उनके माता पिता को ये डर था
कि लंदन में उनका बेटा किसी गोरी मैम से शादी ना कर ले। इसीलिए जिन्ना की मां मिठी बाई ने उनकी शादी करवाई एमी बाई से, जो सिर्फ 11 साल की थी। कहते हैं कि एमी बाई शादी के वक्त सर से पांव तक ढकी हुई थी, जिन्हें छोड़कर शादी के तुरंत बाद जिन्ना लंदन निकल गए। जब वो वापस लौटे तो एमी बाई की डेथ हो चुकी थी और इस तरह जिन्ना अपने फर्स्ट वाइफ को कभी देख ही नहीं पाए। हालांकि शादी में भी कोई उनका खास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने पूरा फोकस बैरिस्ट्री पर रखा। बहुत से हाई प्रोफाइल केस हैंडल करके उन्होंने खूब पैसा कमाया और इसके बाद अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया। जिन्ना लग्जूरियस लाइफ जीने के शौकीन थे। वो हैम्पस्टेड में एक आलीशान विला में रहते थे। उनके पास बेंटले जैसी एक्सपेंसिव कार थी और दिल्ली और बॉम्बे में शानदार बंगले थे, जिनमें से दिल्ली वाले बंगले को तो एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। फेमस टेलर हेनरी पोल जिन्ना के कपड़े सिलते थे। जिन्ना को सूटेड बूटेड रहना पसंद था। वो अपनी सिल्क टाई कभी रिपीट नहीं करते थे। उन्हें स्टाइलिश दिखना अच्छा लगता था और वो जमकर स्मोकिंग करते थे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि जिन्ना चेन स्मोकर थे और एक दिन में 50-50 सिगरेट पी जाते थे। क्रेवन ए जिन्ना का फेवरेट सिगरेट ब्रांड था और बात करें धर्म की तो उससे उनका कोई खास लेना देना नहीं था। जिन्ना 5 वक्त के नमाजी भी नहीं थे। इस्लाम में सुअर को हराम माना जाता है, फिर भी वो पोर्क खाते थे। उन्हें महंगे ब्रांड की शराब पसंद थी और हवाना के बेशकीमती सिगार के धुएं से उनका कमरा महकता रहता था। जिन्ना के स्मोकिंग के शौक ने उन्हें डेथ बेड तक कैसे पहुंचाया, इसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगी। लेकिन पहले ये बताते हैं कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया उन्हें कहां से आया। तो दोस्तों, हिस्ट्री कहती है कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया जिन्ना का था ही नहीं। ये आइडिया था बालाचोर में जन्मे चौधरी रहमत अली का। कहते हैं कि 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहमत अली ने अपना ये आइडिया पेश किया, जिसे 1906 में बने मुस्लिम लीग ने पिक कर लिया। इसी मुस्लिम लीग के चीफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1947 से पहले ये डिमांड शुरू कर दी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान होना चाहिए और वो बंटवारा करवा कर रहेंगे। जिन्ना को रोकने के लिए कांग्रेस ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक ऑफर की, लेकिन जिन्ना थे कि माने ही नहीं। खुद माउंटबेटन उनकी हरकतों से परेशान थे। वो कहते थे कि जिन्ना वन मैन बैंड की तरह थे, उनकी वजह से बंटवारा जरूरी हो गया था। अगर वो 2 साल पहले ही मर जाते तो बंटवारा रोका जा सकता था, क्योंकि लियाकत अली और मुस्लिम लीग के दूसरे नेता सज्जन थे और उनसे निपटा जा सकता था। हालांकि माउंटबेटन को यह अफसोस रहा कि वो जिन्ना की बीमारी का पता नहीं लगा सके। जिन्ना ने बहुत ही स्मार्टली अपने टीबी को दुनिया से छिपाया ताकि लोग उनके मरने का इंतजार ना करने लगे। रिपोर्ट्स बताती है कि जिन्ना को 1935 में ही टीबी हो गया था। तब वो लंदन से लौटे थे और उनकी तबीयत काफी खराब थी। उन्हें इतनी खांसी आ रही थी कि उनके मुंह से खून निकल रहा था। ऐसे में उनकी बहन फातिमा जिन्ना उन्हें डॉक्टर के पास ले गईं और डॉक्टर उनकी एक्सरे रिपोर्ट देखकर दंग रह गए। जिन्ना के फेफड़ों पर 2 बड़े-बड़े धब्बे साफ दिख रहे थे, जिन्हें देख डॉक्टर ने फातिमा को समझाया कि उनके भाई को टीबी हुआ है, जो उस दौर में जानलेवा था। लेकिन जिन्ना ने अपना इलाज करने वाले डॉक्टर JAL पटेल से उनकी रिपोर्ट्स को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट की और खुद उसी तरह सूटेड बूटेड होकर पार्टीज में जाते रहे। जिन्ना ने अपनी बीमारी को इतना स्मार्टली छुपाया कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी इसका पता नहीं लगा पाई। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर पाकिस्तान बनाने की पैरवी की, जिसका असर यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा करना ही पड़ा। इस तरह जिन्ना का सपना पूरा तो हो गया, लेकिन इसका खामियाजा उठाया आम जनता ने। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में 1.25 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, 10 लाख लोग मारे गए, हजारों महिलाओं का रेप हुआ और ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गया। लेकिन जिन्ना के लिए तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि इस जीत के बाद घर उन्हें भी छोड़ना था। कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से 7 दिन पहले जिन्ना को पाकिस्तान जाना था। जिन्ना इसकी तैयारी में लगे थे और जाने से पहले वो पहुंचे एक कब्र पर। ये कब्र थी मुंबई में, जहां जाकर जिन्ना फूट फूट कर रोए। लेकिन ये कब्र किसकी थी, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है और इमोशनल भी। दोस्तों, ये कब्र थी जिन्ना की सेकंड वाइफ रतन बाई की, जिन्हें इतिहास में मरियम जिन्ना के नाम से भी जाना जाता है। रतन बाई का निकनेम रति था। रति और जिन्ना की लव स्टोरी कमाल की थी, जो शुरू होती है 1916 से। हुआ यूं कि उस साल बॉम्बे में भयानक गर्मी थी। तब जिन्ना के क्लाइंट और रिच फ्रेंड दिनशो पेतित ने उन्हें फोन करके दार्जिलिंग आने को कहा। दार्जिलिंग में दिनशो अपनी 16 साल की बेटी रति के साथ रहते थे, जिन्हें ज्वाइन करने जिन्ना दार्जिलिंग पहुंचे।
कहते हैं कि दिनशो के घर जिन्ना ने रति को पहली बार देखा। रति इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखते ही जिन्ना दिल हार गए। अब दार्जिलिंग की हसीन वादियों में दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन 40 साल के जिन्ना का 16 साल की रति से निकाह करना इतना आसान भी तो नहीं था, क्योंकि रति जिन्ना के दोस्त की बेटी थी और अपने दोस्त से उसकी बेटी का हाथ वो कैसे मांगते। इसीलिए एक रात उन्होंने डिनर टेबल पर दिनशो से बात की और उन्हें इनडायरेक्टली पूछा कि इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में उनकी क्या राय है। दिनशो ने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत अच्छा होगा, इससे देश एकजुट होगा। तभी जिन्ना ने उनसे रति का हाथ मांगा और ये सुनते ही दिनशो के होश उड़ गए। गुस्से में पागल दिनशो ने जिन्ना को घर से निकल जाने को कहा। वो इतना टेंशन में आ गए कि कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लिए कि उनकी बेटी माइनर है और जब तक वो बालिग नहीं हो जाती जिन्ना उनसे नहीं मिल सकेंगे। दिनशो को लगा कि 2 सालों में वो उन्हें अलग कर देंगे, लेकिन प्यार तो रति को भी था। ऐसे में वो भी जिन्ना के बिना नहीं रह सकती थी। इसीलिए उन्होंने 2 साल का इंतजार किया और 18 साल की एज आते ही अपने पिता का घर छोड़ दिया। फिर जिन्ना और रति जामिया मस्जिद पहुंचे, जहां रति ने इस्लाम कबूल किया। 19 अप्रैल 1918 को दोनों ने इस्लामिक रिवाजों से निकाह कर लिया और कुछ सालों बाद रति ने एक बेटी दीना को जन्म दिया। कहते हैं कि शुरुआत में दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन धीरे धीरे जिन्ना पाकिस्तान बनाने में काफी बिजी हो गए। दोनों के बीच एज गैप की वजह से जिन्ना रति की हसरतों को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे रति उनसे दूर होती चली गई। जिन्ना का बर्ताव कितना बदल चुका था, इस बारे में उनके सेक्रेटरी एनसी छागला एक किस्सा बयां करते हैं कि एक दिन रति जिन्ना के लिए लंच लेकर टाउन हॉल पहुंची और उनसे कहा, जे सोचो मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या लाई हूँ। जिन्ना का जवाब था, मुझे पता है कि तुम क्या लाई हो। इस पर वो बोली, मैं तुम्हारे पसंदीदा हैम सैंडविच लाई हूँ। इस पर जिन्ना बोले, माय गॉड, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे चुनाव हरवाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं अलग मुसलमानों वाली सीट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और अगर मेरे वोटरों को ये पता चल गया कि मैं लंच में हैम सैंडविच खा रहा हूँ तो मेरे जीतने की क्या उम्मीद रह जाएगी। ये सुनकर रति का मुंह लटक गया। उन्होंने फौरन टिफिन उठाया और दुखी होकर वापस चली गईं। इस तरह जिन्ना की छोटी छोटी बेरुखी ने रति को बीमार कर दिया और 20 फरवरी 1929 को सिर्फ 29 साल की एज में रति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रति के जाने के बाद जिन्ना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, इसलिए जब मुंबई में उन्हें दफनाया जा रहा था तो जिन्ना खूब रोए। ये पहले बार था जब लोगों ने जिन्ना जैसे बोल्ड शख्स को रोते हुए देखा था, लेकिन यही वो दिन भी था जब जिन्ना का शादी से मन उठ गया। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरा फोकस पाकिस्तान बनाने पर लगा दिया। इसी वजह से उनकी बेटी दीना भी उनसे दूर हो गई और दीना ने पसंद किया एक पारसी लड़के नेविल वाडिया को। हालांकि जिन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी किसी पारसी से शादी हो, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन दीना ने उनकी एक नहीं सुनी और नेविल से शादी कर ली। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान जाने से भी मना कर दिया। अब जिन्ना के पास अपना कहने के लिए उनकी बहन फातिमा ही रह गई थी और उन्हें लेकर ही जिन्ना KDC-3 डकोटा प्लेन में बैठकर कराची के लिए रवाना हो गए। इस तरह जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपने परिवार तक को खो दिया था। जब वो प्लेन में बैठे तो दिल्ली के धूल भरे आसमान को उन्होंने देखा और कहा कि शायद मैं आखिरी बार दिल्ली को देख रहा हूँ। हालांकि प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी जिन्ना हाफ रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो सीट पर गिर पड़े और बोले कि कहानी खत्म हो गई है। माने जिन्ना को एहसास हो गया था कि वो ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं, लेकिन जब उनका प्लेन कराची पहुंचा तो उनकी निराशा गायब हो गई। उन्होंने देखा कि बड़े से रेगिस्तान में लाखों लोग उनके वेलकम के लिए खड़े थे। अपनी बुक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में स्टैनली वोल्पर्ट लिखते हैं कि जब जिन्ना का प्लेन लैंड हुआ तब लोगों ने उनका जबरदस्त वेलकम किया। कराची की सड़कें उनके नारों से गूंज उठी और उन्हें सिंध के गवर्नर के बंगले में ठहराया गया। विक्टोरियन स्टाइल में बने इस बंगले में घुसते ही जिन्ना ने अपने ADC से कहा, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने इस जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। अब जिन्ना भले ही खुदा के शुक्रगुजार थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके इस फैसले ने लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी। आने वाले वक्त में ये ही हश्र जिन्ना का होने वाला था। अब वो कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 11 अगस्त से। हुआ यूं कि इस दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और जिन्ना को चीफ बनाया गया।
जिन्ना ने स्पीच देना शुरू किया और पाकिस्तान के लोगों से कहा कि आप लोग अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप लोग अपने मस्जिदों या पाकिस्तान के किसी भी दूसरे पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आप किसी भी धर्म, जाति या मजहब के हों, उसका हुकूमत चलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जहां ना कोई भेदभाव होगा, ना ही दो समुदायों के प्रति कोई फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत इस बुनियादी उसूल से की जा रही है कि हम एक राज्य के समान नागरिक हैं। माने जिन्ना कह रहे थे कि पाकिस्तान दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेगा, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान उन्होंने बनाया ही इस्लाम के बेस पर था। कहते हैं कि जिन्ना का ये स्पीच सुनकर मुस्लिम लीग के नेता दंग रह गए। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों तक जिन्ना के सेक्युलर विचार जाएं, इसलिए उन्होंने जिन्ना की स्पीच को पब्लिश होने से रोकना चाहा। उन्होंने किसी भी न्यूज़पेपर में ये स्पीच पब्लिश नहीं होने दिया। मुस्लिम लीग के नेताओं को लगता था कि पाकिस्तान उनकी वजह से बना है, जबकि जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान को उन्होंने बनाया है अपने स्टेनोग्राफर की हेल्प से। यही कारण था कि मुस्लिम लीग के नेताओं और जिन्ना के बीच भी रिश्ते खास अच्छे नहीं रहे। इसीलिए जब उनकी बीमारी का पता लगा तो बहुत से नेता उनकी मौत का इंतजार करने लगे। हालांकि पाकिस्तान में जिन्ना को मारने की कोशिशें बहुत पहले से हो रही थी, जिसका खुलासा हुआ तब जब लॉर्ड माउंटबेटन को सीआईडी रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग जिन्ना पर बम फेंकना चाहते हैं। तब माउंटबेटन ने यह बात जिन्ना को बताई, लेकिन जिन्ना तो ओपन कार में जुलूस निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन की एक नहीं सुनी। थक हार कर ऑफिसर्स ने उनका रूट चेंज किया और बहुत ही सख्त पहरे वाले रास्ते पर उनका जुलूस निकलवाया। इसके बाद जिन्ना ने स्पीच दिया। 13 अगस्त को उन्होंने माउंटबेटन के सम्मान में डिनर ऑर्गेनाइज करवाया। इसके बाद जिन्ना पाकिस्तान को बनाने में लग गए और बदले में उनकी अपनी तबीयत बिगड़ती चली गई। जिन्ना टीबी के बावजूद भी स्मोकिंग करते रहे, इसी वजह से उन्हें कैंसर हो गया। लेकिन इस बीमारी में भी वो आराम नहीं करते, बल्कि सूट बूट पहनकर पार्टीज और फंक्शन अटेंड करते रहे। उनकी बहन फातिमा जिन्ना अपनी बुक माई ब्रदर में लिखती हैं कि जिन्ना के करीबी ही उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। वो तबीयत भी इसीलिए पूछते थे ताकि पता लगा सके कि जिन्ना कब तक जिंदा रहेंगे। इधर उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का रवैया भी ढुलमुल था। तभी तो बीमार जिन्ना को उन्होंने क्वेटा भेज दिया। क्वेटा से उन्हें जियारत भेजा गया, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि जियारत का मौसम उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन जियारत में थी कड़ाके की ठंड, जिसकी वजह से जिन्ना को निमोनिया हो गया। धीरे धीरे उनका इन्फेक्शन बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़ गए कि फातिमा उन्हें क्वेटा लेकर आई। क्वेटा से इलाज के लिए उन्हें कराची ले जाया गया और इस तरह बैक टू बैक ट्रैवल करने से उनकी तबीयत और खराब हो गई। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा लगता था कि मानो जिन्ना के डॉक्टर्स ही उन्हें मारने पर तुले थे, क्योंकि जब वो क्वेटा आए तब उनकी तबीयत में सुधार आने लगा था। ऐसे में उन्होंने अपने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि क्या वो सिगरेट फिर से पी सकते हैं। सरप्राइजिंगली डॉक्टर ने उन्हें परमिशन दे दी और कहा कि दिन भर में एक सिगरेट से शुरू कीजिएगा और धुआं अंदर मत लीजिएगा। माने डॉक्टर एक टीबी और कैंसर के पेशेंट को सिगरेट पीने की परमिशन दे रहे थे, जो साफ साफ उसे मौत के मुंह में ले जा सकती थी। हुआ भी यही। 71 साल के जिन्ना धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगे। उनका वजन कम होने लगा और पौने 6 फीट के जिन्ना महज 40 किलो के रह गए। और फिर 11 सितंबर को वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस दिन अचानक जिन्ना की तबीयत काफी खराब हो गई। ऐसे में फौरन एक स्पेशल प्लेन से उन्हें कराची ले जाना पड़ा। यहाँ उन्हें एक मिलिट्री एम्बुलेंस लेने आई, लेकिन आधे घंटे के रास्ते में ही एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया। सोचिए, पाकिस्तान के कायदे आजम की एम्बुलेंस कराची की तपती गर्मी में बीच सड़क पर खड़ी रही और इस एम्बुलेंस में जिन्ना तड़पते रहे। कहते हैं कि जिन्ना इतने कमजोर हो चुके थे कि अपने चेहरे पर भिनभिना रही मक्खियों तक को हटाने की ताकत उनमें नहीं बची थी। ये काम उनकी बहन फातिमा और एक नर्स कर रहे थे और साथ ही वो कर रहे थे दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार। लंबे इंतजार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और जिन्ना को गवर्नर हाउस ले जाया गया। वहां भी डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और इलाज करने की बजाय उन्हें फातिमा के भरोसे छोड़ गए। कहते हैं कि 2 घंटे तक जिन्ना बेहोश रहे और जब होश आया तो उन्होंने सिर हिलाकर फातिमा को बुलाया। उनके मुंह से निकला, फाती खुदा हाफिज, जिसके बाद जिन्ना हमेशा हमेशा के लिए सो गए। माने पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना खुद इसी पाकिस्तान का शिकार बन चुके थे। लेकिन उनकी मौत के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान के नेता चाहते थे कि जिन्ना का फ्यूनेरल सुन्नी रवायतों के हिसाब से हो। लेकिन जिन्ना असल में थे एक शिया मुसलमान।
कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू से खोजा मुसलमान बने थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना खुद आगे चलकर शिया मुस्लिम बन गए थे। यही कारण था कि उन्हें शिया रवायतों से दफन किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी पब्लिक सुन्नी थी। जिन्ना का शिया होना उनके लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती थी। यही सोचकर पाकिस्तान के नेताओं ने सुन्नी रवायतों से जिन्ना को दफनाने की ठानी। इसलिए पहले फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर गवर्नर जनरल के बंगले पर जिन्ना का नमाज जनाजा पढ़ा। 4-5 शिया लोगों ने मिलकर शिया रवायतों के मुताबिक उनका फ्यूनेरल किया और फिर उनकी बॉडी पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने राजकीय सम्मान के साथ जिन्ना को अंतिम विदाई दी और इस बार उन्हें दफनाया सुन्नी रवायतों के मुताबिक, ताकि लोगों को लगे कि जिन्ना सुन्नी थे। माने पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने फायदे के लिए अपने कायदे आजम को 2 बार अलग अलग तरीकों से दफनाने में भी गुरेज नहीं किया, लेकिन बाद में वो कभी उनके स्टैचू बनवाते रहे, कभी पोस्टर लगवाते रहे, तो कभी उन पर किताब लिखते रहे। आज पाकिस्तान के नोटों से लेकर वोटों तक में जिन्ना का जिक्र है। वो पाकिस्तान के बाबा कौम यानी कि राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, लेकिन जीते जी उसी पाकिस्तान के नेताओं ने उनके साथ क्या किया, इसे कभी उनकी बहन फातिमा जिन्ना भूल नहीं पाई। फातिमा चाहती थी कि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चले कि उनके भाई के साथ क्या हुआ था, लेकिन 2 सालों तक उन्हें किसी भी स्टेज पर बोलने ही नहीं दिया गया। 1951 में जब जिन्ना की 3री बरसी आई, तब फातिमा को परमिशन मिली कि वो पाकिस्तान के नाम एक रेडियो मैसेज दे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को बताना चाहा कि कैसे जिन्ना को हॉस्पिटल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया था, तब रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग बीच में ही रोक दी गई, जिसके बाद फातिमा को यकीन हो गया कि हो ना हो एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने के पीछे भी एक बड़ी साजिश थी। खुद फातिमा के साथ पाकिस्तान में अच्छा सलूक नहीं किया गया, जिसके बाद फातिमा काफी दुखी थी। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त आबिदा हुसैन से कहा कि अगर मेरे भाई को पता होता कि ये सब होगा, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की होती? क्या वो ऐसा देश बनाना चाहते जिसके पास अपना संविधान तक ना हो, जहां न्याय ना हो, जहां माहिर चापलूस ताकतवर बन बैठे हों और ईमानदार इज्जतदार लोग पीछे छूट जाएं? अगर पाकिस्तान को ऐसा ही बनना था, तो फिर पाकिस्तान बनाना एक गलती थी। बेशक पाकिस्तान बनाना एक गलती थी, जिसका एहसास हर उस इंसान को हुआ जिसने इसका सपना देखा। खुद मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन का हश्र तो बुरा हुआ ही, साथ ही यहाँ की आर्मी ने एक के बाद एक तख्ता पलट करके पूरी पॉलिटिक्स को ही हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सब परेशान थे और आज भी हैं, लेकिन वहाँ के नेताओं ने जिन्ना को अपने फायदे के लिए यूज करना फिर भी नहीं छोड़ा और उन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जनरल जिया उल हक ने। जी हाँ, वही जनरल जिया जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था। कहते हैं कि भुट्टो ने ही जिया को आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन जिया ने उन्हें कैसे धोखा दिया, इसकी डिटेल स्टोरी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। खैर, जिया के वक्त में पाकिस्तान की सरकारी मीडिया में जिन्ना के सिर्फ वही बयान छपते थे जिनमें इस्लाम का जिक्र होता था। जिन्ना की एक तस्वीर जो कि 1944 में बनाई गई थी, कराची एयरपोर्ट पर लगी रहती थी। इस तस्वीर में जिन्ना सूट बूट पहने हुए थे, लेकिन जिया उल हक ने इसे हटवाकर ऐसी तस्वीर लगा दी जिसमें जिन्ना ने शेरवानी पहनी थी। जिन्ना के सेक्युलर पाकिस्तान वाले स्पीच पर तो जिया ने ये तक कह दिया था कि तब जिन्ना होशो हवाश में ही नहीं थे। वहीं उन्होंने जिन्ना की एक डायरी पेश की, जिसके मुताबिक जिन्ना ने मरते वक्त कहा था इस्लाम पाकिस्तान। हालांकि जिया की बातों की तरह ही उनकी डायरी भी फर्जी निकली, लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिन्ना की बेटे से झूठ बुलवाने की कोशिश की। दोस्तों, कहते हैं कि दीना न्यूयॉर्क में रहती थी, तब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें कनेक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो दुनिया से ये कहें कि उनके पिता ने कभी शराब नहीं पी, उन्होंने कभी हैम यानी कि पोर्क नहीं खाया। लेकिन दीना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें धमकाया कि वो सच्चाई किसी को भी ना बताए। मतलब पाकिस्तान ने मरने के बाद भी जिन्ना की पर्सनैलिटी से खिलवाड़ किया। हालांकि इसमें सबसे बड़ा कसूर खुद मोहम्मद अली जिन्ना का था, क्योंकि इस्लाम के एजेंडे पर ही तो उन्होंने देश बनाया था। अब यही एजेंडा उन्हें ले डूबेगा, इसका पता उन्हें खुद को नहीं था। दोस्तों, भारत छोड़कर पाकिस्तान गए किस किस नवाब के साथ क्या क्या हुआ, इसकी कई कहानियां हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉडकास्ट इंडिया के जाने माने शेफ भूपेंद्र सिंह रावत के साथ। शेफ बनाते हैं खाना, और खाने का कितना बड़ा रोल होता है एक शख्स की लाइफ में, चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जिन्ना जब बीमार थे तो धीरे धीरे उनकी डाइट कम होती जा रही थी।
डॉक्टर्स ने उनकी बहन से कहा कि वो अपने भाई को खाना खिलाएं, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन जिन्ना को खाना पसंद ही नहीं आता था। तब फातिमा जिन्ना ने डॉक्टर्स को बताया कि बॉम्बे में एक शेफ था जिसके हाथ का खाना जिन्ना को बहुत पसंद था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो कहां गायब हो गया ये किसी को नहीं पता। ये सुनकर डॉक्टर ने पंजाब गवर्नमेंट से उस शेफ को खोजने की गुजारिश की और पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसमें पूरा जोर लगा दिया। कुछ दिनों बाद फैसलाबाद में जाकर ये शेफ मिला, जिसे तुरंत जियारत भेजा गया। एक शाम उसी ने जिन्ना के लिए खाना बनाया, लेकिन जिन्ना को इस बात की भनक तक नहीं थी। हालांकि खाना उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो खुश होकर पूरा खाना खा गए। और जब उन्होंने पूछा कि खाना किसने बनाया है, तब फातिमा ने उस शेफ को सामने कर दिया। कहते हैं कि शेफ को देख जिन्ना काफी खुश हो गए, लेकिन उन्हें फाइंड आउट करने का जो भी खर्चा आया वो उन्होंने खुद सरकार को अपनी जेब से पे किया। दोस्तों, खाना जिन्ना के ही नहीं बल्कि हम सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी खाने को बनाने की जर्नी में शेफ भूपेंद्र सिंह रावत को या कहें कि शेफ भूपी को क्या कुछ फेस करना पड़ा, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको हमारे पॉडकास्ट में मिलेगी। ये कमाल का पॉडकास्ट देखना आप बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली स्टोरी कौन सी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।